क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नमस्कार, कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन इत्यादि विषयों पर जानकारी अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ के माध्यम से दिलाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है श्री रामकृष्ण चौहान जी। चौहान साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री रामकृष्ण चौहान जी कृषि विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और हम आज इनसे जानने का भरसक प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती को जैविक तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है। यह हमारे कार्यक्रम का आज मूल विषय है। तो चौहान साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम टमाटर की खेती की बात करें, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैविक खेती से क्या अभिप्राय है? जैविक खेती एक पद्धति है। जैविक अर्थात जीव जो मिट्टी में हमने डालने होते हैं उसको जैविक कृषि मान सकते हैं। और जैविक दूसरा इसका पहलू है जो प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक और जैविक कृषि में बहुत रात दिन का अंतर है। और जीव में जीव डालने के लिए हम जो भी हमारे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फंगस है, बैक्टीरिया, माइसीट्स है, टर्माइट हैं, नीमाटोड हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तरह तरह के जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको पाच्य अवस्था में ला के पौधों को उपलब्ध कराते हैं, मिनरल और फूड पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो उस प्रकार के जो जीवाणु है वो जैविक कृषि के पद्धति से उस मिट्टी में डाले जाते हैं और पौधों को जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। और आजकल जो है कृषि में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट से तरह तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो मिट्टी में डालते हैं और इससे क्या होता है, उनकी जो कृषि का जो व्यय होता है अत्यधिक बढ़ जाता है और उनका जो लाभ होता है वो प्रतिशत घट जाता है। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक कृषि है इसमें जो भी प्रकृति में हो रहा होता है वही करना होता है। हमने बाहर से कुछ अन्य सामग्री नहीं डालनी होती है। हमारे पास जो प्रकृति में जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, उर्वरक हो गया, उसमें जीवामृत घन जीवामृत का अधिक उपयोग होता है। और दूसरे पौध संरक्षण के लिए हम इसमें 10 पर्णी, सप्तान्य अंकुर, ये सारी बातें जो है, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, ये जो कीट और फफूंदनाशक होते हैं इनका उपयोग करते हैं और इससे जो है पौधा सुरक्षित रहता है। चौहान साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास प्राकृतिक रूप में जो उपलब्ध तत्व हैं उनका प्रयोग करके हम प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं। जी चौहान साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमारे किसान बागवान रसायनों का प्रयोग करते हैं जो कि बाज़ार से में उपलब्ध होती है। रासायनिक खेती करने से अवश्य ही हमारी मृदा को भी दुष्प्रभाव मिला है और उस दुष्प्रभाव के कारण आज जो हमारी पैदावार है वो न केवल बड़ी तो है लेकिन उससे जो है मानव के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर
दुष्प्रभाव पड़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हर व्यक्ति जो हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए आज जैविक खेती की आवश्यकता की जो है ज़रूरत पड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रासायनिक कृषि है, इसमें क्या है कि अब जैसे हम इसकी वास्तविकता को देखें, जब हम कोई रसायन प्रयोग करते हैं, खेतों में स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, पौधों की जो एक सेल है उसमें गार्ड सेल होती है, जो गार्ड मतलब सुरक्षा करने वाली जो कवच जो है, वो जो है उसमें केमिकल जाने की वजह से केमिकल इंजरी हो जाती है, उसकी आनुवंशिक संरचना बदल जाती है, जिसको जेनेटिक मेकअप बोल सकते हैं, जो बदल जाती है। और उसमें क्या होता है, जो इम्यूनिटी होती है वो भी उसकी नष्ट हो जाती है। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि पहले तो केमिकल डीडीटी, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, मोनोक्रोटोफॉस्फेट दुनिया भर की डालते थे। अब उससे भी अधिक जो है, अधिक प्रभावशाली, जो खतरनाक, जो उसको हानिकारक बोल सकते हैं, जो विष ही हो गया हो, तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। उससे पौधों की इम्यूनिटी तो नष्ट हो ही रही है, पर उसी सामग्री को आम आदमी भी उसको खा रहा है, तो मनुष्य की जो है इम्यूनिटी भी बर्बाद हो रही है। इसका दुष्परिणाम ये है कि कैंसर, शुगर वुगर, ये दुनिया भर के, अब देखो कोरोना हुआ, ये भी एक संकेत है। ये तो एक छोटा सा संकेत है कि रोग महामारी आई है, रोग फैला। पर ये तो इस तरह ले सकते हैं, जैसे समुद्र में कोई लहर आती है तो फिर वापस हटती है। हो सकता है कभी किसी आने वाले समय में बहुत भयानक रूप में प्रकट हो, तो वो स्थिति ना है। तो इससे बचने के लिए हमारे को, आपके कहने का मतलब है कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज जैविक और प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पड़ी है। चौहान साहब, हम आज मूल विषय की ओर अब हम आते हैं। जैसा कि हमारा आज का विषय है कि टमाटर की खेती जैविक तरीके से किस प्रकार की जा सकती है, और आजकल जैसे कि हमारे किसान बागवान टमाटर की खेती कर रहे हैं, आज का समय जो है उसके लिए उपयुक्त होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टमाटर की खेती को जैविक रूप में किस प्रकार किया जा सकता है, एक पनीरी से लेकर के और एक फल प्राप्त करने तक। टमाटर की खेती में सबसे पहले तो किसान पनीरी का जो है उसमें स्थान का चयन करना, कैसे पनीरी डालनी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कि अधिकतर कभी किसान इसमें त्रुटि ये करता है कि उसमें खाद वगैरह डाल के उसमें पनीर डालते हैं। उसमें क्या होता है कि वही बात हो गई, रसायन उसमें आराम से ही पौध में अगर रसायन आ गए तो उसमें जो है प्रतिरोधी प्रणाली जो है नष्ट हो जाती है, तो उसमें रोग लगने के अधिक आसार होते हैं। अगर हम उसको बिल्कुल मामूली सी खाद, अगर पुराना खेत है जिसमें देसी खाद डली हो, बहुत कम डली हो, उसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर के ऊपर परत जम जाने के कारण उसमें उग भी नहीं पाते, तो यानी कि जो उसमें व्यय हुआ होता है बीज का, वो भी व्यर्थ चला जाता है। तो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है कि हम उसको परत को नरम कैसे रखें, कोमल कैसे बनाएं। वो एक विधि है कि हमारा जैसे कोकोपीट है, अब आप पनीरी डालिए, लाइन में डालें, तो उसमें थोड़ा स्पेस दें, कोई स्थान होना चाहिए, घनी ना डालें, और उसके ऊपर कोको बीज डाल के उसके ऊपर कोकोपीट भिगो के कोकोपीट डाल दिया, है नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो परत नहीं जम पाएगी और एक एक बीज जो है आपका वो उग के आएगा। उसके बाद उसमें जब उग आएगी तो उसको कोई बहुत कम मात्रा में पानी डालना पड़ेगा। कई लोग कई किसानों को देखा गया कि वो यूरिया वगैरह भी डालता ताकि आ जाए, जल्दी आ जाए, पर वो उसमें जो पौधे के शेष जीवन काल में वो बहुत घातक होता है, उसमें रोग लगते हैं दुनिया भर के, पौधा उसमें सहन नहीं कर पाता है। चौहान साहब, आपने एक पानी की बात करी, मैं इससे जुड़ता आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए पानी, वैसे भी आजकल पानी के स्रोत जो है सूखते जा रहे हैं, पानी समय पर वर्षा का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। तो इसमें जैसा कि आपने पानी की उपयोगिता की बात करी, तो क्या इसको जो हम पानी है, क्या टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से, जैसे बूंद बूंद जो पानी है उसके माध्यम से दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, ये हमारे किसान बागवानों को आप स्पष्ट करें। टपक सिंचाई विधि से भी हम पानी पौधों में दे सकते हैं, उसमें कम पानी लगेगा, परंतु अभी इसमें अधिक पैसा लगता है, थोड़ा सा अधिक खर्चीला है। तो इसके स्थान पर हम जो प्राकृतिक विधि से उसमें एक तो
पत्तों की घास पत्तों की मल्चिंग करते हैं अगर, तो क्या होगा कि वो उसमें जो है नमी बनी रहेगी और खरपतवार नहीं उगेगा। और उसके बाद जो है जो बारिश के छींटे पड़ते हैं वो जो है रोग भी ऊपर पौधों पर पहुंचाते हैं, तो उसमें जो छींटे जब पड़ेंगे तो उसको भी रोकेंगे, रोग पौधों पर नहीं चढ़ पाएगा। और पानी के संरक्षण भी होगा, पानी कम लगेगा पौधों में, कम लगेगा जी। और इसके साथ हम अगर अगर ये ना करना चाहे घास पत्तों की मल्चिंग करना चाहे तो डार्क पॉलीशीट की भी मल्चिंग कर सकते हैं उसमें। पर उसमें ये होता है कि मिट्टी जो है क्योंकि उसमें प्राणवायु का संचार नहीं होता है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाती, थोड़ी कठोर हो जाती है मिट्टी। और पर वैसे उसमें ये जो घास वगैरह से जो है पौधा बच जाता है। अन्यथा लोग क्या करते हैं कि खेत में जो घास मारने के लिए ग्लाइसिल वगैरह जो छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी वो फसल में चला जाता है तो पौधा बिल्कुल नष्ट हो जाता है और पूरा खेत उनका जो बर्बाद हो जाता है। चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए किसी भी पैदावार के लिए मृदा एक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। मृदा में हमारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं नहीं हैं, उसके लिए मृदा परीक्षण एक बहुत आवश्यक जो है परीक्षण रहता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मृदा परीक्षण से पीएच वैल्यू का पता लग जाएगा, और ये भी कि किसमें कौन सा तत्व कम है वो उसमें पता लग जाएगा। पर वैसे अगर हम देखें तो जो मिट्टी में जो जैसे आप एक्टिनोमाइसिट्स जो है सूक्ष्म जीवाणु है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक पदार्थ को खाते हैं और पौधों को जो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनकी मात्रा जो है 4600 kg पर हेक्टेयर होती है। और ये जैसे कुछ ये जीवाणु हैं, अब हम मल्चिंग जैसे मल्चिंग के साथ साथ हम जैसे लाइव मल्चिंग यानी कि कभी हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं दलहनी फसल, तो ये क्या देगी हमारे को 150 kg पर हेक्टर जो है नाइट्रोजन प्रदान करेगी, बहुत मात्रा होती है। पर हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम उसको जीवाणुओं को मारते जा रहे हैं और बहुत समय में मिट्टी जो है मृत हो जाएगी। चौहान साहब, जैसे कि हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं, कहीं बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है और कहीं मैदानी इलाके हैं, तो क्या प्राकृतिक और जैविक खेती के माध्यम से टमाटर की खेती इन क्षेत्रों में एक समान संभव है, या इसके लिए क्षेत्र के अनुरूप किसान बागवानों को ध्यान देने की आवश्यकता है? वैसे तो जो प्राकृतिक कृषि है, जैसे प्रकृति कर रही है, अलग अलग क्षेत्र में प्रकृति के अपना काम निरंतर कर रही होती है, हमारे को प्रकृति के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। और जो जैविक कृषि है उसमें जैविक कृषि तो भी उसी तरह से कर सकते हैं, पर हमारे को ध्यान ये रखना पड़ेगा अगर प्राकृतिक हम कर रहे हैं तो हमारे को पौध तैयार करने से आखिर तक वही प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जो जीवामृत घनजीवामृत वगैरह डालते हैं, और उसी को उसका हर 21 दिन बाद हमारे को जीवामृत स्प्रे करना पड़ता है। और आवश्यकता अनुसार हमारे को जो है उसमें कीटनाशक वगैरह भी डालने पड़ते हैं। दूसरी ओर और इससे में क्या होगा कि प्राकृतिक कृषि करने से पौधे में जो रोग निरोधक प्रणाली है वो जागृत रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। और दूसरी तरफ जैविक कृषि में तो हम जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, जैविक खाद होती है, जैविक उत्पाद होते हैं, जैविक कीटनाशक होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जो एक बहुत खर्चीला विषय है। तो उसमें बहुत अधिक धन जो है लगता है, खर्चा आता है। और उसी को देखते हुए शायद आज प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम जो है अपने ही जो प्रकृति के अनुरूप के घटक है उनका प्रयोग करके आज पैदावार कर सकते हैं। चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टमाटर का प्रबंधन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि किसान बागवान जैसे कि आजकल टमाटर लगा रहे हैं, तो यदि वो सही प्रबंधन करेंगे तो सही पैदावार आएगी, सही पैदावार आएगी तो उन्हें सही उचित मूल्य मिलेगा। इस पर आप क्या कहना चाहिए? पौध लगने के बाद किसान क्या करते हैं कि जी उसको एक तो घनी लगा देते हैं, है ना, और उनकी दूरी बहुत कम रखते हैं, और उससे क्या होता है कि उसमें जो वायु का संचार होता है, आवाजाही होती है, वो नहीं हो पाती है। और जब वायु वहाँ नहीं जा पाएगी तो जो रोगाणु जो वहाँ विकसित होते हैं, कीट पतंगे उसमें रोग फैलाते हैं। और इसके लिए हमारे को उसके पत्ते जो है कम से 3-4 फुट तक को जो फीट तक जो उसके पत्ते बिल्कुल तोड़ देने चाहिए,
है नहीं। और आजकल क्या है, जैसे कि बांस का प्रयोग कर रहे हैं, बल्क क्षेत्र है सुंदरनगर का, वहाँ बांस का प्रयोग कर रहे हैं, और इतना बांस ला रहे हैं, हमीरपुर कांगड़ा से ला रहे हैं। तो कभी इसमें ऐसा आएगा कि बांस जो है वहाँ रहेगा ही नहीं, इतना बांस। तो हमारे को दूसरा विकल्प देखना चाहिए। हमारे को इसके स्थान पर बांस में क्या कर सकते हैं, बांस जितना वो बहुत अधिक लगाते हैं, तो 1 बीघा में एक कोई 9-10 हज़ार रुपये खर्चा आता है उनका बांस के लिए। तो जबकि अगर हम दूसरी जो 2 mm की तार GI वायर होगी, तार होगी, उसको हम एक 4-5 मीटर पर लगेगा। बांस ही रस्म जो ले या दूसरा कोई लकड़ी हो 5-6 फीट तक उसको और चौहान साहब आपने सही कहा, क्योंकि देखिए बांस ऐसा तो नहीं है कि हर क्षेत्र में उपलब्ध होगा, क्योंकि अब आपने अपने क्षेत्र की बात करी सुंदरनगर की, तो वहाँ हमीरपुर से आ गया। लेकिन आपका कहना सही है कि अन्य क्षेत्रों में अगर उसकी उपलब्धता नहीं है तो उसका विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो तार एक विकल्प हो सकता है, लकड़ी एक विकल्प हो सकता है, उसके अलावा और कौन से विकल्प हो सकते हैं? ये जैसे मैंने बताया ना, ये जो तार है इसको हम एक वायर लगाएंगे ऊपर से, उसमें बहुत दूरी पर बहुत कम बांस लगेगा, और उसको हम पौधे को धागे से बांधेंगे। जितना हमारे को चाहिए कि हमारे कितनी शाखाएं लेनी है, उसी प्रकार से उसको हम उसको बांध के रखेंगे, और उसकी दूरी रहेगी, और टमाटर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और हमारा खर्चा कम आएगा। ये तो सेब में नहीं, बांस के लिए तो शिमला में भी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सेब में बांस प्रयोग कर रहे हैं। बांस की जगह दूसरे विकल्प बहुत हैं, और चलो सेब के वैसे अलग है, पर बांस ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाद में विकल्प ढूंढने को हमारे पास कोई समय नहीं बचेगा। चौहान साहब, ये तो बात हुई पैदावार की, प्रबंधन की, और टमाटर को रोग भी अवश्य लगता ही होगा। कौन कौन से रोग लगते हैं, किस प्रकार से उसका उपचार किया जाना चाहिए? एक किसान बागवान किस प्रकार से ये पहचान सकता है कि मेरे टमाटर को रोग लग गया है? कैसे वो विशेषज्ञ की मदद ले सकता है? इस पर आप बताइए। सबसे पहले तो जब पौध रोपाई होती है, किसान क्या करते हैं कि जी फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, है ना, और साथ में खाद डालते हैं, कई तो यूरिया डाल देते हैं। और इससे क्या होता है, और साथ में कीट पतंगे भी, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है कीट पतंगे भी अपना जो है जीवन काल चलाते हैं उसमें। तो हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि भी कीट पतंगे क्या आ रहे, कैसे आ रहे। हम तो पौधा देखते, पौधा बढ़ रहा है, उसको कहाँ घाव हो रहा है, कीट पतंगे कहाँ घाव कर रहे हो, उस ओर ध्यान देते। कीट पतंगे जब उसमें घाव करेंगे तो जो रोगाणु है उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे, पौधे में रोग लगेंगे। और सबसे जब पौधा जो है 10-15 दिन का हो जाए, पहले तो हमारे को देखना है कि आस पड़ोस में कौन सी वनस्पति है। कई बरसीम लगा के रखा, कोई दूसरा घास है, और और हवा की दिशा किस ओर है, और उसको बचने के लिए पहले हमारे को क्या करना है कि जो येलो स्टिकी कार्ड होते हैं उनको अपने आप ही बना सकते हैं। रेजिन होता है और पीला सा कार्ड होता है, उसको हम A4 साइज़ का या जैसे भी अपने सुविधा अनुसार उसको उसमें टमाटर के साथ लटका देंगे, 5-7 मीटर की दूरी में लटका देंगे। उससे क्या होगा, जो कीट होंगे, सूक्ष्म कीट होते हैं जो वो उसमें पीले पदार्थ के पीली चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें चिपक जाते हैं। वो चिपक गए तो हमारा पौधा बचा रहेगा। जी हाँ। और वैसे अब जैसे ये जो यूरिया और दूसरी स्प्रे किए जा रहे हैं बिना, जिसका कोई उपयोगिता नहीं, फिर भी लोग किसान ये डरते हैं कि हमारे को इतना लाभ होगा, कहीं हमारे को घाटा ना हो जाए, इसलिए हम स्प्रे निरंतर करते रहें। और जबकि वो पौधे को उस अवस्था में ले जाते हैं कि पौधा किसी रोग से लड़ ही नहीं पाता है। तो इसके लिए इससे हमारे को जो कीट पतंगों का प्रबंधन करना पड़ेगा। और जैसे अब हम ब्लाइट, जिसमें क्या बोलते हैं यूरिया वगैरह डाल दी, तो क्या होगा कि उसमें जो ब्लाइट लग जाती है। ब्लाइट ऐसा रोग लगता है कि शाम को 10 पौधे, दूसरे दिन सुबह ही पूरा खेत जो है लुढ़क जाता है। पत्ते जो हैं जैसे जो मसला हुआ कहीं हाथ से, उस तरह के पत्ते हो जाएंगे, पौधा लुढ़क जाता है। और वो बहुत बड़ा, उसको हम किसी दवाई से, किसी रसायन से उसको कंट्रोल करना बहुत भारी जी। तो कहने का मतलब है कि किसानों की, जिससे कहते हैं ना, एक अनभिज्ञता के कारण इस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि टमाटर का आपने जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदावार तो बताई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज पॉली हाउस का भी जो है प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। क्या पॉली हाउसेज में भी इसकी पैदावार संभव है? जी हाँ, पॉली हाउसेज में बहुत किसान जो पॉली हाउस में लगा रहे हैं। पॉली हाउसेज में जो सावधानी ये है कि हम जैसे एंटी रूम होता है उसमें ही हमारे को जो येलो स्टिकी कार्ड, डेल्टा स्टिकी कार्ड जो है वो लगाने पड़ेंगे। उसमें क्या कि उसकी कीट की एंट्री ना हो खेत के अंदर। बाकी प्रक्रिया वही है, उसमें तो पहले ही पॉली हाउस में जो जीआई वायर लगी होती है और उससे बांधा जाता है पौधों को और उसमें दूरी ठीक रहती है। और उसमें पॉली हाउस के अंदर भी जो सूक्ष्म कीट होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें भी येलो स्टिकी कार्ड जो है हम लगा सकते हैं। अगर पॉली हाउस हो या बाहर हो खेत में, अगर एक कीट आएगा जिसको फल मक्खी बोलते हैं, वो बहुत नुकसान करती है। क्या होगा कि फल में जब वो अटैक करती है फल मक्खी, तो उसमें पानी बुलबुले आते हैं और उसको तोड़ के निकालें तो उसमें कीड़े पड़े होते हैं, तो वो जो है बहुत अधिक नुकसान करती है। तो इसके लिए हमारे को एक तो लोग रसायन प्रयोग करते हैं। रसायन तो वैसे मैंने बताया कि वो हमारे लिए भी घातक है, हमारी इम्यूनिटी के लिए घातक है, मानव की इम्यूनिटी के लिए घातक है। तो उसका विकल्प ये भी कर सकते हैं हम कि ये जो है ट्रैप होते हैं, हमारे तरह तरह के ट्रैप होते हैं, हम उनको स्वयं भी बना सकते हैं। जो एक तो क्योलेयर ट्रैप होता है, फलों में लगता है, दूसरा ट्रैप होता है, इसमें क्योलेयर होता है और इसको ट्रैप जब हम उसमें कभी बोतल में एक तरह तरह के होते हैं, एक तो बोतल में भी उसको लगा सकते हैं और दूसरा एक बाउल जैसी होती है जो मार्केट में होती है, उसमें ट्रैप उसमें लटकाना ही है खाली, और 1 बीघा में 2 लगेंगे ये जो क्योलेयर वगैरह ना फूड फ्राई ट्रैप होते हैं। तो उससे आपके कहने का मतलब है कि जो ये हमारे कीट आते हैं वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे, है नहीं? तो क्योंकि उसमें फिरोमोन होते हैं, मेल के कीट जो उसमें प्रवेश कर जाता है और वो उसमें दवाई वगैरह लगी होती है, मैलाथोन वगैरह, तो उसमें अंदर ही वो मर जाता है, फसल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ से हार्मोन आएंगे उस तरफ को भागेगा। एक वाटर ट्रैप होता है, वाटर ट्रैप में भी हम एक अमरूद या केला जिसको पौधा खाता है उसमें वाटर ट्रैप उसमें एक लगाएंगे उसको, और एक थाली नुमा होता है जो थाली के प्रकार का होता है, पीले रंग का होगा, और उसमें एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी जैसे होती है, उसमें अमरूद बेर रखेंगे और जो फ्रूट फ्लाई उसमें जाएगी और उसमें पानी में डूब के मर जाएगी। आपके कहने का मतलब ये सारी विधियों का प्रयोग जो है पॉली हाउस के अंदर हमारा किसान बागवान कर सकता है। जी चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राकृतिक और जैविक खेती से जो है शीघ्र पैदावार प्राप्त होती है कि पॉली हाउसेज में ली जाने वाली पैदावार जल्दी प्राप्त होती है? क्योंकि किसान बागवानों का आज कहते हैं ना, हर व्यक्ति जो है आज चाहता है कि मैं रातों रात बड़ा बनूं, रातों रात आमदनी मेरी दुगनी हो जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पैदावार खुले खेत की ज़्यादा अच्छी है कि पॉली हाउसेज की ज़्यादा अच्छी है? देखिए, शीघ्रता के लिए तो निर्भर करता है कि मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कितनी है, ठीक है ना, और कई बातों पर निर्भर है कि अगर आपकी जो पौध स्वस्थ है तो आपका पौधा भी बढ़वार जो ठीक रहेगी, और पौध स्वस्थ नहीं तो नहीं होगी। वैसे पॉली हाउस में अधिक पैदावार होगी क्योंकि उस संरक्षित रहता है, उसमें कोई कीट पतंगे नहीं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो दूसरी होती है, तो उसमें जो पौधा जो उसमें भोजन अधिक बनाता है, टेम्परेचर व तापमान जो है वांछित तापमान रहता है, और कीट पतंगों का जो प्रकोप उसमें ज़्यादा कम होता है पॉली हाउस में। और बाहर अगर हम प्रबंधन करें, वैसे छोटा मोटा कीट पतंग बीमारियां लगती रहती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर व्यर्थ में अगर हम छिड़काव वगैरह करते हैं तो हमारे खर्चा बढ़ता है उससे। जी चौहान साहब, आपने टमाटर की पैदावार के दौरान एक जीवामृत की बात करी। इस तरह के जो आपने ये कहा कि घटक, ये हमारा किसान बागवान, क्योंकि उनके मन में रहेगा कि जीवामृत तो चौहान साहब ने बता दिया, लेकिन इसकी कैसे उपलब्धता रहेगी, कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक है, तो इस पर भी थोड़ा सा हमारे किसान बागवानों को होता है।
जीवामृत वैसे तो गांव-गांव में इस प्राकृतिक कृषि के बहुत शिविर लगे हैं, पर वैसे भी जीवामृत में एक ड्रम में 2 किलो गोबर डलता है, 2 लीटर गोमूत्र डलता है और उसके साथ जो है गुड़ डलता है। 1 किलो गुड़ डलेगा, 1 किलो बेसन डलेगा और मुट्ठी भर पुराना जो खेत होता है उसके तौलिए की मिट्टी होती है। उसका तात्पर्य होता है क्योंकि गाय की गोमूत्र में 300 करोड़ जीवाणु, 300 करोड़ प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। यही जीवाणु जो है जो मिट्टी में सामग्री उपलब्ध होती है, भोजन उपलब्ध होता है, उसको पाच्य अवस्था में पौधे को उपलब्ध कराते हैं और वही पौधे की जो खुराक होती है। हम तो ऊपर से, अब वैसे देखो कि प्रकृति में जो हम बोलते हैं ना पंच महाभूत, है ना, तो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, है नहीं। तो ये अब आप देखें कि जल प्रकृति दे रही है, वायु प्रकृति दे रही है, अग्नि सूरज, है ना, आकाश में कॉस्मिक एनर्जी आकाश से आ रही है और जो पृथ्वी जो है, जो हैवी जो मिनरल है वो पृथ्वी है। तो ये सब जब प्रकृति दे रही तो हम ऊपर से कर क्या रहे, कुछ भी, उसका कोई लाभ ही नहीं है। अब आप देखो, कभी एक टमाटर की बात चली है, अब कभी टमाटर को खाओ, क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है नहीं, और ऑक्सीजन निकल जाएगी, कार्बन भी जल के निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन के, और वो जलाने के बाद हमारे पास कोई 92% मटीरियल तो उड़ जाएगा, सुखाने पर, जलाने पर नहीं, सुखाने पर, सुखा के 92% निकल जाएगा। शेष उसमें जो है शेष जो है मतलब 98% निकल जाएगा, 98% निकल जाएगा। शेष जो 1.5% है वो है पृथ्वी, ठीक है जी। तो यानी कि मिनरल, है ना, तो लौह पदार्थ बचेगा 1.5%। तो अब उस प्रश्न ये उठता है कि अगर 1.5% है तो हम क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा। काहे के लिए जो खाद वगैरह डाल जा रहे हैं, है ना, जब प्रकृति दे रही है सब कुछ। वो भी जो 1.5% जीवाणु है, कोई वैज्ञानिक, कोई अधिकारी जो है पौधों को पोषक तत्व तो नहीं दे सकता। प्रकृति का अपना अपना नियम है, अपना प्रबंधन है। हम उस प्रबंधन में जो विघ्न डाल रहे हैं तो वो बहुत घातक है, वो बहुत घातक है आने वाली पीढ़ी के लिए। अब सब कुछ दे रही तो हम क्या करें? ये सिर्फ केवल और केवल जो है किसानों को भ्रमित करने वाली बात है। किसान भ्रमित हो रहे हैं। किसान तो ये देखता है कि मेरा कहीं नुकसान ना उठा पाऊँ, इस डर से वो रासायनिक कृषि करता है, वरना तो प्रकृति की। चौहान साहब, आपके कहने का मतलब है कि यदि हमारा किसान बागवान, जैसा कि आपने आज जानकारी दी, प्राकृतिक रूप में खेती को करे तो वो एक तो नेचुरली ये आश्वासन चाहेगा कि मेरा नुकसान ना हो। और आपके कहने का ये बिल्कुल सही है कि इंसान जब प्रारंभ में कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। क्या कहेंगे इस पर आप? अगर प्राकृतिक कृषि की तरफ किसान जा रहा है तो उसमें समय समय पर उसका ध्यान रखना है। ये नहीं होगा कि आपको जैसे किस दिन आपको बीज उपचार करना है, बीज उपचार नहीं किया, पनीर नर्सरी जो पौध उगानी है उसको जो आपके कहने का मतलब है कि सही समय पर सही प्रबंधन होना बहुत ही आवश्यक है। रामकृष्ण चौहान जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।